गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास +1 का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, यायावर साम्राज्य, जिसमें अभी तक हमने यायावर कौन थे, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई, चंगेज़ खान, उसके जीवन, उसकी सफलताओं का के बारे में, और मंगोलों के प्रशासनिक प्रबंध के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, जिसमें हमने उलू, सिया, सियाम, पैजा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। इसके अतिरिक्त हमने चंगेज़ खान की सफलता के कारण कि कौन से ऐसे कॉजेज थे जिसके कारण चंगेज़ खान इतने बड़े साम्राज्य का शासक बना, और वो क्यों अलोकप्रिय था, ये भी हमने पिछले कल पढ़ लिया है। इसके अलावा मंगोलों के सामाजिक धार्मिक जो उनका जीवन था उसके बारे में हमने पिछले कल डिस्कशन कर लिया है। आज के जो हमारे सब टॉपिक रहेंगे उसमें हम पढ़ेंगे चंगेज़ खान के उत्तराधिकारी, जिसमें महत्वपूर्ण रहेगा कुबलई खान, इसके अलावा मार्को पोलो, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जिसमें चीन की महान दीवार के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चंगेज़ खान के उत्तराधिकारी। चंगेज़ खान, जैसा कि हमने पढ़ा कि उसकी मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र ओंगोदेई, जो कि चंगेज़ खान का, हालांकि चंगेज़ खान के 3 पुत्र रहे हैं, जिसमें ओंगोदेई बहुत महान शासक था, बहुत प्रभावशाली था, जिसको कुरुलताई, जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, और कुरुलताई ने 1229 ईस्वी में उसे खां की उपाधि से सम्मानित किया। हालांकि 2 वर्षों तक कुरुलताई जो है वो किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाई, इसलिए चंगेज़ खान के छोटे पुत्र तोलुई ने राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर मुगल साम्राज्य को संभाला। ठीक है, लेकिन 1229 ईस्वी में जब कुरुलताई पूरी तरह जो है वो इम्प्रेस हो गई ओंगोदेई से, तो उन्होंने ओंगोदेई को 1229 ईस्वी में मंगोलों का सम्राट चुना और उसे खां की उपाधि से सम्मानित किया। ओंगोदेई बहुत शक्तिशाली और एक बहुत ही महान शासक था। उसके शासनकाल की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1231 ईस्वी में चीन के विरुद्ध अभियान। हमने पढ़ लिया था कि उत्तरी चीन में चंगेज़ खान ने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन चीन का जो दक्षिणी क्षेत्र था वो अभी भी मंगोलों की पहुंच से बाहर था। तो 1231 ईस्वी में उसने चीन के विरुद्ध अभियान भेजा, और उसमें 3 वर्षों के बाद 1234 ईस्वी में उसे विजय प्राप्त हुई। तो ऑलमोस्ट चीन के मैक्सिमम इलाके पर जो है वो अधिकार कर लिया, लेकिन चीन भी एक बहुत बड़ा उस समय क्षेत्र था, तो अभी भी बहुत सारा हिस्सा बचा हुआ था, जो बाद में कुबलई खां और जो मंगोल शासक थे उन्होंने उसके ऊपर अधिकार किया। इसके अलावा उसने ईरान का एक क्षेत्र बचा हुआ था, उस पर वहाँ का जो शासक था जलालुद्दीन, उसको पराजित किया। फिर कोरिया तक वो पहुँच गया, कोरिया में उसे विजय प्राप्त हुई। 1236 से लेकर 1241 ईस्वी तक इस दौरान उसने रूस के बहुत बड़े क्षेत्र हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो करके मंगोल साम्राज्य का विस्तार उसने किया था। यहाँ पे मुगल लिखा है, इसको मंगोल करेंगे हम, मंगोल। ठीक है, तो मंगोल साम्राज्य का उसने जो है बहुत सारा विस्तार कर लिया था। आप लोगों ने इसको मंगोल समझ लेना है, मंगोल। ठीक है, तो मंगोलों का उसने मंगोल साम्राज्य का बहुत सारा विस्तार हो चुका था, और अभी हमने देखा कि रूस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी के बहुत सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसका मतलब कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे भी, यूरोपियन महाद्वीप में भी मंगोल जो थे वो पहुंच चुके थे, और उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। लेकिन 1241 ईस्वी में ओंगदेई की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो मोंके था, वो एक शक्तिशाली शासक था। उसने 1251 ईस्वी से लेकर 1259 ईस्वी तक शासन किया। 1251 से लेकर 1259 ईस्वी तक उसने शासन किया। एक महान शासक था, बहुत सारी विजय उसने प्राप्त की है। हालांकि 1259 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। स्थिति का लाभ उठाकर आरिक बुका, जो कि एक और कुबलई खान का बड़ा भाई था, उसने
कुबलई खां का ये भाई था, उसने आरिक बुका कुबलई खां का छोटा भाई था। लेकिन इस समय कुबलई खां चीन के अभियान पे था, क्योंकि चीन का बहुत सारा अभी क्षेत्र बचा हुआ था जिसको उसने जीतना था। तो दक्षिण चीन तक वो पहुंच चुका था, लेकिन तभी उनको पता लगा कि मोंके की मृत्यु हो गई। तो इस स्थिति का लाभ उठाकर आरिक बुक्का ने क्या किया कि कुबलई सॉरी जो कुरुलताई थी उसकी एक मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई और अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। जब मोंके की मृत्यु का समाचार कुबलई खान तक पहुंचा तो वो भी वापस आना चाहता था, लेकिन उसे ये भी समाचार मिल गया कि उसके भाई ने, आरिक बुक्का जो उसका भाई था, उसने राज्यरोहण या राज्य अभिषेक कर लिया और वो सम्राट बन गया है। तो कुबलई खां फिर चीन में ही रुक गया और उसने चीन में ही एक साम्राज्य की स्थापना की जिसे युआन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। 1260 में उसने पीकिंग में युआन वंश की स्थापना की। अब इसमें ये पता लग गया कि अब मंगोल दो भागों में बंट गए थे, जिसमें युआन वंश एक अलग से एस्टेब्लिश उसने कुबलई खां ने किया। तो कुबलई खां एक महान शासक था, उसने 1294 ईस्वी तक शासन किया। वो एक योग्य और महान शासक प्रमाणित हुआ। उसने चीन में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर, बाद में जब वो चीन में उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, लेकिन बाद में उसने आरिक बुक्का को पराजित कर लिया और फिर वो पूरे मंगोलों का शासक बन गया फिर से। कुबलई खान ने बहुत सारी सड़कों का निर्माण कराया, बहुत सारे उसने ऐसे काम किए जो लोगों की भलाई से रिलेटेड थे। लेकिन उसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी उसके दरबार में वेनिस के महान यात्री का आना, जिसका नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो एक बहुत ही प्रसिद्ध यात्री रहा है, भारत में भी इसने यात्रा की और उसने 1275 ईस्वी से लेकर 1292 ईस्वी तक वो कुबलई खां के दरबार में रहा। इस दौरान जो भी उसने अपनी आंखों से देखा, उसने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्रंथ लिखा, मार्को पोलो की यात्राएं, जिसमें बाद में कुबलई खां के अलावा जो और जगह पे उसने यात्राएं की उसके बारे में उसने सारा वर्णन किया है, जो कि भौगोलिक स्थिति के बारे में भी उसमें की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है इसका जो ग्रंथ है। तो मार्को पोलो के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो वेनिस का महान यात्री जो 1275 ईस्वी से 1292 ईस्वी तक कुबलई खां के दरबार में रहा। तो ये है मार्को पोलो और ये है कुबलई खां। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। कुबलई खां के दरबार में मार्को पोलो रहा है। मार्को पोलो ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका नाम था मार्को पोलो की यात्रा। इसमें भारत के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करेंगे चीन की महान दीवार। चीन की महान दीवार आप लोगों ने सुना होगा, ये दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उसमें से एक है। हालांकि जो 7 अजूबों की हम बात करते हैं, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, उसमें जो यूनेस्को है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा, वो डिसाइड करती है कि कौन कौन से जो मोनूमेंट्स है, जो सांस्कृतिक जो बिल्डिंग्स है, उनको लिया जाए। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बहुत बार उसमें रही है उन 7 अजूबों में दुनिया में। हालांकि उसमें चेंजेस होते रहते हैं प्रत्येक वर्ष। जो है वो यूनेस्को जो एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो एजुकेशन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो इन 7 अजूबों को डिसाइड करती है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उसमें से एक है। और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये इतनी लंबी है, इतनी बड़ी है कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री जो कि अंतरिक्ष में गए थे, उन्होंने वहाँ से जो या बाद में जो पिक्चर्स भेजी गई उसमें बड़ा क्लियर तरीके से जो है वो अंतरिक्ष से ये दीवार दिखाई देती है। जहाँ तक चीन की महान दीवार के बारे में है, तो अलग अलग शासकों ने इसका जो एस्टेब्लिशमेंट करवाया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक, मतलब कि 16वीं शताब्दी 1500 ईस्वी से लेकर 1599 ईस्वी तक का जो काल है उसको 16वीं शताब्दी कहा जाता है। उस काल तक इसका निर्माण होता ही चला गया। बहुत सारे अलग अलग शासकों ने अलग अलग समय में इसका निर्माण करवाया है। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य था बाहरी आक्रमणों से सामना करना। मंगोलों से हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि मंगोलों ने भी चाइना पर बहुत सारे आक्रमण किए। कुबलई खां के बाद भी बहुत सारे ऐसे जब मंगोलिया साम्राज्य सिकुड़ गया तो वो भी अटैक करते रहे चीन पर। तो चीन के शासकों ने निर्णय लिया कि इस प्रकार जो दीवार पहले बनी हुई थी उसको फिर से उन्होंने मॉडिफाई किया, बहुत
अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश किया और इस दीवार को लांघ पाना बहुत मुश्किल रहा। आज की डेट में एक बहुत ही विश्व का प्रसिद्ध ये टूरिस्ट प्लेस है। और जहाँ तक इस दीवार की बात है, इसे मिट्टी और पत्थर से बनाया गया है। ये किले नुमा दीवार है। किले नुमा मतलब कि आप देख सकते हो बीच में ये वाला पोर्शन, सॉरी ये वाला पोर्शन है, ये किले टाइप में है कि मान लो अगर कोई युद्ध कर भी रहा है तो यहाँ पे छुप के जो है उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है इस तरीके से। और ये बीच बीच में बने हुए हैं। हालांकि हमने बहुत सारी पिक्चर्स में भी देखा है। एक वो अक्षय कुमार वाली मूवी है, आप लोगों को नाम पता है उसका, चांदनी चौक टू चाइना, उसमें तो बहुत सारी शूटिंग यहाँ पे हुई है। तो वहाँ पे और बढ़िया दिखती है। हमने देखा कि किस प्रकार से ये एक अलग प्रकार का एक हम बोल सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट रही है। तो पहले भी मैंने बोला कि अंतरिक्ष से ये दिखाई देती है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ द वर्ल्ड है, उन्होंने ये इसका अनुमान लगाया है कि ये महान दीवार, अगर इसकी सभी शाखाएं जो पूरे चाइना में फैली हुई है उसको मिला दिया जाए तो उसकी लंबाई 8851 मतलब किलोमीटर है, 8851 किलोमीटर, जो बनती है 5500 मील। तो इतनी लंबी ये दीवार थी, अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग समय में बनाई गई थी। तो इस प्रकार से इस दीवार की अगर हम बात करें तो ये बहुत प्रसिद्ध और विश्व धरोहर के रूप में से माना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें रहता है कुरुलताई। हमने पहले भी बात की कि कुरुलताई प्रतिष्ठित जो मंगोल सरदार थे उसका कबीला था। ये बहुत शक्तिशाली संस्था थी। चाहे बात चंगेज़ खान जैसे महान शासक की हो, हमने देखा कि 1206 ईस्वी में किस प्रकार से कुरुलताई ने चंगेज़ खान को जिसका नाम तेमुजिन था उसको चंगेज़ खान की उपाधि दी और उसे मंगोलों का शासक बनाया। हालांकि चंगेज़ खान एक महान योद्धा, बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली सम्राट था, लेकिन फिर भी कुरुलताई का उसकी शक्तियों पर अंकुश था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग कुरुलताई के द्वारा की जाती थी। हमने पहले पढ़ा कि चाहे बात युद्धों संबंधी निर्णय लेने की हो या फिर युद्ध से संबंधित योजनाओं की हो, सारा काम जो है कुरुलताई करती थी। लूट का माल को बंटवाना या फिर सबसे जो बड़ा काम इसका रहता था वो था उत्तराधिकारियों की नियुक्ति करना या उत्तराधिकारियों संबंधी निर्णय लेना। हमने देखा कि किस प्रकार से ओंगोदेई की मृत्यु के पश्चात जो है वो जो उसका मोंके के बाद अगला जो शासक बना उसको कुरुलताई ने बड़े प्लानिंग के साथ 2 वर्षों तक वेट किया और उसके बाद उसे जो है वो शासक बनाया। जैसे कि हमने यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ओंगोदेई 1229 ईस्वी में शासक बना, जबकि चंगेज़ खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी। ये 2 वर्षों तक कुरुलताई ने बड़ा सोच विचार करने के बाद 1229 ईस्वी में ओंगोदेई को शासक जो है नियुक्त किया था। तो इस प्रकार से कुरुलताई एक बहुत ही शक्तिशाली जो है वो संस्था रही है। हालांकि मंगोल शासक जो कि बहुत शक्तिशाली भी रहे, लेकिन फिर भी वो कुरुलताई को फॉलो करते थे। तो मंगोलों के ऊपर हमने ये टॉपिक पढ़े हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें हम स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो उसमें सबसे पहले आता है कि मंगोल कौन थे। तो हमने पढ़ा कि मंगोल मध्य एशिया की एक यायावर जाति थी जिसमें बहुत सारे कबीले थे। यायावर, जैसे कि हमने बात की कि यायावर कबीलों में रहते थे और खानाबदोश जीवन व्यतीत किया, वैसे ही मंगोल मध्य एशिया की एक जाति थी जो कि खानाबदोश जीवन व्यतीत कर, एक कबीला था एक्चुअली। यायावर जो उस समय के लोग थे उनमें एक कबीला था, बहुत सारे कबीलों में बटे हुए थे और मंगोल उसमें जो था शक्तिशाली कबीला था और इसके शक्तिशाली सम्राट का नाम था चंगेज़ खान। उसके बाद ये भी क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में आता कि चंगेज़ खान कौन था। ठीक है, तो चंगेज़ खान मंगोलों का सबसे शक्तिशाली शासक था जिसने 1206 ईस्वी से लेकर 1227 ईस्वी तक शासन किया। तो इसके अतिरिक्त इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक छोटा स्मॉल आंसर टाइप में रहता भी है कि खां की उपाधि से क्या अभिप्राय है। तो खां की उपाधि से अभिप्राय सार्वभौम शासक। कुरुलताई ने तेमुजिन को चंगेज़ खान की उपाधि से सम्मानित किया था और चंगेज़ खान एक सार्वभौम शासक बनकर सामने आया। फिर कुरुलताई से क्या अभिप्राय है ये हमने अभी डिस्कस किया, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके अलावा
फिर बात करते हैं हम जो हमारे बड़े क्वेश्चन इसमें रहते हैं, जिसमें सबसे पहले कि मंगोल कौन थे, मंगोलों के प्रशासनिक प्रबंध का वर्णन करो। तो मंगोल, जैसे कि हमने पढ़ा कि घुमक्कड़ और ये कबीलों में बंटे हुए यायावर कबीला था, और जो खानाबदोश और शिकारी खाद्य संग्रह का जीवन व्यतीत, लेकिन बाद में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की चंगेज खान के द्वारा। अब उनके प्रशासनिक प्रबंध की बात करें तो दो भागों में बांटते हैं हम, जिसमें पहला नागरिक प्रबंध, जिसमें खां की स्थिति, उलूस, यास, याम, पैजा। और नागरिक सैनिक प्रबंध में हम बात करते हैं भर्ती, संगठन, किस प्रकार से उनके लिए जो नियम बनाए हुए थे वो, और दशमलव प्रणाली के आधार पर जो है वो बांटा गया था। इसके अलावा चंगेज खान की विजय, जिसमें चीन की विजय, खराखिता की विजय और ख्वारिज़म शाह के ऊपर उसका जो अटैक था वो। इसके बाद चंगेज़ खान की सफलता के कारण, जिसमें हमने पढ़ा कि वो एक महान शासक था, महान सेनापति था, सेना बहुत शक्तिशाली थी, जासूसी विभाग बहुत अच्छा था, उसका मनोवैज्ञानिक जो युद्ध करता था और शीत काल में ज़्यादातर युद्ध करता था। फिर मार्को पोलो, एक वेनिस का यात्री और महान एक हम बोल सकते हैं कि इतिहासकार, एक विद्वान था। फिर बात करते हैं कुबलई खान की, जो कि महान शासक रहा है मंगोलों का। अब इसमें थोड़ा सा फटाफट से मैं जो कालक्रम रहा है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि तेमुजिन का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ, हमने पढ़ा, और उसको 1206 ईस्वी में कुरुल्तवाई द्वारा चंगेज़ खान की उपाधि से सम्मानित किया गया। फिर बाद में उसने चीन को पराजित किया 1209 में, 1215 में पिकिंग पर उसने अधिकार किया, कराखिता को 1218 में उसने अधिकार किया कराखिता पर। उसके बाद उसने समरकंद और बुखारा जो एक महत्वपूर्ण जगह थी उस पर 1220 में अधिकार किया। फिर बलख और मध्य एशिया का बहुत सारा क्षेत्र 1221 में उसने, और 1227 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कुबलई खान, उसका शासनकाल 1260 से लेकर 1294 ईस्वी तक रहा है, और उसने चीन में युआन वंश की स्थापना की। फिर मार्को पोलो जो कि 1275 से 1292 ईस्वी तक रहा, कहाँ पे, कुबलई खां के दरबार में। तो ये रिलेटेड थे कॉन्सेप्ट जिनके ऊपर हमने पढ़ा। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप ज़रूर जो है इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा जो है कॉन्फिडेंस बनता रहे और इस प्रकार की वीडियो हम आपके समक्ष पेश करते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।